हेलो दोस्तों, मैं हूं दानिश। स्वागत है आपका वीमेक क्रिएटर्स पर। दोस्तों, आज बात करेंगे एसईओ की, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। जब भी आप कोई ऑनलाइन वेबसाइट स्टार्ट करते हैं, कोई ई कॉमर्स स्टोर स्टार्ट करते हैं, तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। क्योंकि आप जब तक सर्च इंजन में, यानी कि गूगल में या बिंग में, याहू में, अगर वहाँ प्रेजेंस नहीं है तो आपको लोग सर्च नहीं कर पाएंगे। जब आपको सर्च नहीं कर पाएंगे तो आपकी प्रेजेंस होना ना होना बराबर ही है, क्योंकि लोग जब तक आप तक पहुंच ही नहीं पाएंगे तो आप बेकार है आपका ऑनलाइन बिजनेस करना। तो दोस्तों, आज मैं बताऊंगा एसईओ क्या है और ऑन पेज एसईओ क्या है, क्या टेक्निकल एस्पेक्ट हैं उसके ऑन पेज एसईओ करने के, और क्या वो बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है ऑन पेज एसईओ करते वक्त। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। दोस्तों, अगर आप एडवांस डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करना चाहते हैं, जिसको महात्मा जी टेक्निकल की पूरी टीम ने और पर्सनली महात्मा जी ने, अमरीश जी ने जो इस कोर्स को डिज़ाइन किया है, अपने एक्सपीरियंस उसमें शेयर किए हैं और कौन कौन सी चीज़ें प्रॉब्लम उन्होंने फेस की और किस तरीके से उसको आपको फेस करना है, वो सारी चीज़ें उन्होंने उस कोर्स में बताई हैं। अगर आपके दिमाग में कोई भी इस कोर्स से रिलेटेड क्वेरी है तो दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए और अपनी सीट आज ही बुक कराइए और इस कोर्स से आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाइए। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं ऑन पेज एसईओ है क्या, या ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन क्या है, किस तरीके से काम करता है और क्या इसके इफेक्ट होते हैं। तो ऑन पेज एसईओ के इफेक्ट सबसे ज़्यादा हमें सर्च इंजन में देखने को मिलते हैं। हमारी वेबसाइट किस तरीके से सर्च इंजन में, गूगल में, बिंग में या याहू में किस तरीके से रैंक करेगी, ये सब डिपेंड करता है ऑन पेज एसईओ पे। ऑन पेज एसईओ की टेक्निक्स क्या है, क्या क्या बातें हमें ध्यान में रखनी है, किस किस चीज़ को कवर करना है ऑन पेज एसईओ में, ये सारा हम डिस्कशन अब स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ऑन पेज एसईओ की अगर मैं बात करूं तो ऑन पेज एसईओ इंटरफेस को रिप्रेजेंट करता है कि हमारी वेबसाइट किस तरीके से दिख रही है। जो भी चीज़ें हमें फ्रंट एंड पे दिख रही हैं, हम हर एक चीज़ को ऑप्टिमाइज करना है। अगर हम स्टार्टिंग से बात करें तो हमारा जो यूआरएल है उसको ऑप्टिमाइज़ करना है, हमारा जो मेन्यू है, हेडर मेन्यू, उसको ऑप्टिमाइज़ करना है, हमारा जो डिस्क्रिप्शन है, अबाउट अस पेजेस हैं, डिफरेंट पेजेस हैं, उनको ऑप्टिमाइज़ करना है, किस कीवर्ड पे हमारा वेबसाइट बनी हुई है, क्या हमारा निश है, कीवर्ड रिसर्च करनी है, किस तरीके से रिसर्च करनी है, ये इन सब चीज़ों का ऑप्टिमाइजेशन ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन कहलाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कीवर्ड एनालिसिस की। कीवर्ड एनालिसिस किस तरीके से करना चाहिए। देखो, सबसे पहले हमें सेलेक्ट करना होता है कि हम किस निश पर अपना कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमें कीवर्ड सर्च करनी है। कीवर्ड प्लानर पे जाकर जो कीवर्ड रैंक कर रहे हैं, जिसके सर्च ज़्यादा हैं, उन्हीं कीवर्ड को हम अडॉप्ट करेंगे। और सबसे अच्छी जो कीवर्ड रिसर्च होती है दोस्तों, वो है कॉम्पिटिटर की वेबसाइट के थ्रू। सपोज मैं ई कॉमर्स पे अपनी वेबसाइट बनाई है और मैं एसईओ से रिलेटेड ही बात कर रहा हूँ, ऑन पेज एसईओ पे मैंने आर्टिकल तैयार करा, तो अब मैं क्या करूँगा, ऑन पेज एसईओ को गूगल में सर्च करूँगा, उस पर जो टॉप वेबसाइट होंगी, टॉप 10 वेबसाइट, उनको विजिट करूँगा, उनको एनालिसिस करूँगा कि उन्होंने कौन कौन से कीवर्ड पे काम किया है, किस तरीके से उन्होंने अपना कंटेंट लिखा है। उस सारी चीज़ों को, अपने कॉम्पिटिटर को मैं एनालिसिस करूँगा, वहाँ से वो चीज़ें मैं अडॉप्ट करूँगा, वो कीवर्ड मैं अडॉप्ट करूँगा जो अभी मेरी वेबसाइट पे या मेरे कंटेंट में नहीं है, उनको एनालिसिस करके वहाँ से अडॉप्ट कर लूँगा मैं और उसको अच्छे से रिप्रेजेंट करूँगा अपनी वेबसाइट पर। दूसरा है टैग एनालिसिस, टैग ऑप्टिमाइजेशन। क्या टैग हमें अपने वेबसाइट में यूज़ करने हैं, हमारे निश के अकॉर्डिंग होना चाहिए वो, इसको भी मैं अपने कंप्यूटर की वेबसाइट से या फिर अच्छी रिसर्च से, निश के अकॉर्डिंग जो रिसर्च है उसको करके, डिफरेंट पेड टूल भी हैं इसमें फ्री टूल भी हैं, अपने टैग को मैं ऑप्टिमाइज़ करूँगा। इससे बेनिफिट क्या होता है, जो हमारा गूगल में जो प्रेफरेंस है वो हायर हो जाता है। जब मैं सारी चीज़ों को इंटीग्रेट करता हूँ, एक एक चीज़ को एनालिसिस करके, अब मैं अगर काम करता हूँ अपनी वेबसाइट पे, तो हमारी गूगल में रैंकिंग इंप्रूव होती चली जाती है। जब गूगल में रैंकिंग इंप्रूव होती है तो हम फर्स्ट पेज पे आ जाते हैं। और फर्स्ट पेज पे कौन नहीं आना चाहता दोस्तों। हम एसईओ करते ही इसीलिए हैं ताकि हम सर्च में सबसे टॉप पर शो हों और जो हम सर्व कर रहे हैं अपनी सर्विस को या कंटेंट को, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उस पहुंच सके। दोस्तों, कीवर्ड भी दो तरीके के होते हैं, शॉर्ट टेल कीवर्ड, लॉन्ग टेल कीवर्ड। आज की डेट की अगर मैं बात करूं, 2019 और 20 में जो कीवर्ड ट्रेंडिंग में है वो है लॉन्ग टेल। मेरा सजेशन भी यही रहेगा कि आप लॉन्ग टेल कीवर्ड पे काम करें, क्योंकि जब हम कोई सर्च करते हैं तो आज की डेट में शॉर्ट वर्ड नहीं डालते, हम डालते हैं हाउ टू इम्प्रूव माई इंग्लिश स्किल। तो दोस्तों, ये है लॉन्ग टेल कीवर्ड। अगर मैं डालूंगा इंग्लिश इम्प्रूवमेंट, तो ये एक शॉर्ट टेल कीवर्ड हो गया। तो आज की डेट में लोग अवेयर हैं, पूरी लाइन लिखते हैं, पूरी बात कहते हैं गूगल से अच्छा रिजल्ट लेने के लिए। तो लॉन्ग टेल कीवर्ड पे आप काम करें, उसमें कंपटीशन कम है एक तो,
और वो जल्दी से रैंकिंग में भी आ जाते हैं। दोस्तों अगर मैं टैग की बात करूं तो टैग भी 3 तरीके से होते हैं, HTML टैग, मेटा टैग और हेडिंग टैग। इनको हमें बहुत ध्यान से अपने निश के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना है। एक हमें गूगल में जाके या फिर सर्च इंजन में जाके अपने कंप्यूटर से आइडिया हम अडॉप्ट करें। देखिए हमें दूसरी जगह से आइडिया लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब प्रॉब्लम है कॉपी पेस्ट में। कॉपी पेस्ट ना करें, आप वहाँ से एक आइडिया को अडॉप्ट कर सकते हैं कि उसने किस तरीके से अपना मेटा टैग, मेटा डिस्क्रिप्शन लिखा है, किस तरीके से उसकी हेडिंग्स हैं, किस तरीके से उसका HTML टैग है। तो इससे क्या होता है, आपकी वेबसाइट की स्पीड भी इंप्रूव होती है और स्पीड फ्रंट एंड या फिर ऑन पेज SEO में बहुत ज़्यादा मैटर करती है। वो मैं आगे बताऊंगा आपको कि आपको अपनी स्पीड कैसे मेंटेन रखनी है और कैसे इंप्रूव करनी है, ताकि जो यूज़र आपकी वेबसाइट पे आ रहे हैं वो इरिटेट ना हो। क्योंकि जब वेबसाइट स्लो चलती है तो कहीं ना कहीं यूज़र इरिटेट होकर वेबसाइट छोड़कर चले जाते हैं, जिससे आपका बाउंस रेट बढ़ जाता है वेबसाइट का और गूगल कहीं ना कहीं आपकी रैंकिंग को डाउन कर देता है। दोस्तों अब बात करते हैं मेटा टैग की। मेटा टैग में आता है टाइटल, डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड और लैंग्वेज। हमें कौन सी लैंग्वेज यूज़ करनी है अपनी ऑडियंस को टारगेट करने के लिए, हमें किस तरीके से कीवर्ड, मैंने आपको बताया कि कीवर्ड कैसे सर्च करने हैं, डिस्क्रिप्शन कैसे लिखना है और टाइटल कैसे लिखना है। टाइटल बहुत इंपॉर्टेंट होता है और टाइटल में आपको कीवर्ड कैसे यूज़ करने हैं, कितना यूज़ करना है, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि उसकी डेंसिटी ही आपको गूगल में रैंक कराती है। दोस्तों अब बात करते हैं URL की। URL हमारा वो एड्रेस होता है जिससे वेबसाइट ओपन होती है या कोई पेज भी ओपन होता है। हमारी वेबसाइट का एक URL होता है, जैसे www.advanceddigitalmarketing.com, और इसमें जो पेजेस हैं, अबाउट अस का पेजेस हुआ या अबाउट कोर्स का पेज हुआ, तो जब उस पर क्लिक करेंगे तो पेज का जो एड्रेस URL में आता है उसको पेज एड्रेस बोलते हैं। तो ये भी कितना लंबा होना चाहिए, ये ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। इसमें कीवर्ड डाल सकते हो आप। दोस्तों अपने URL में भी आप अपने निश के कीवर्ड को यूज़ कर सकते हो। जो आपका पोस्ट का कीवर्ड है, जो कंटेंट आप लिखना चाह रहे हो, आपने एक सपोज आपने कोई आर्टिकल लिखा हाउ टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग और ये डिजिटल मार्केटिंग के बेनिफिट्स क्या हैं, तो आप बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग आपका ये कीवर्ड है, तो आप इसको अपने URL में भी यूज़ कर सकते हो। इससे ये भी बहुत हेल्पफुल होता है आपके रैंकिंग को इम्प्रूव करने के लिए। दोस्तों जब गूगल क्रॉल वेबसाइट पे आते हैं तो वो आपकी वेबसाइट की A to Z सारी चीज़ों को क्रॉल करते हैं, सारी चीज़ों को चेक करते हैं, एनालिसिस करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग वो आपको गूगल में रैंकिंग देते हैं। अगर आपकी सारी चीज़ें गूगल ऑप्टिमाइजेशन या फिर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के अकॉर्डिंग है, उसके अकॉर्डिंग आपने काम किया है, तो वो सर्च इंजन आपको ज़्यादा प्रीफरेंस देगा और आपको ऊपर रखेगा। तो इसी में एक सेकंड जो मैं आपकी बात करूँगा वो है फैब आइकन। अब फैब आइकन होता क्या है, बहुत से लोग तो ये भी नहीं जानते। आपने देखा होगा जब आप किसी वेबसाइट का जो टॉप वाला पोर्शन होता है, जहाँ टाइटल आता है वेबसाइट का, URL के ऊपर वाला पोर्शन, वहाँ पर एक छोटा सा आइकन बना हुआ होता है, उसको कहते हैं फैब आइकन। फैब आइकन में आप उसका नाम ज़रूर दें वेबसाइट का, या फिर अपना जो कीवर्ड टारगेट किया है उसका नाम डालें, और फैब आइकन का अपनी वेबसाइट में यूज़ ज़रूर करें, क्योंकि गूगल क्रॉल उसको भी नोटिस करते हैं और उसको प्रीफरेंस देते हैं। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, जब आपका URL एड्रेस जो रीडायरेक्ट होता है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है आपकी रैंकिंग के लिए, क्योंकि जब गूगल क्रॉल आपकी वेबसाइट पर आते हैं, आपकी वेबसाइट को क्रॉल करते हैं, एनालिसिस करते हैं, तो वो वहाँ एड्रेस में कंफ्यूज ना हो। जैसे सपोज अगर मेरी वेबसाइट है www.advanceddigitalmarketing.com और मैं इसको रीडायरेक्ट करता हूँ, ओपन करता हूँ गूगल में जाके, तो वो होती है ओपन advanceddigitalmarketing.com, और एक बार ओपन होती है www.advanceddigitalmarketing.com। डिफरेंट अगर वे में वो ओपन होती है तो वहाँ पर गूगल क्रॉल जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। वो ये समझते हैं कि मेरी वेबसाइट की एक डमी वेबसाइट और है, और वो मेरी वेबसाइट को डाउन कर देंगे सर्च इंजन में, वो उसकी रैंकिंग को डिक्रीज कर देंगे, डाउन कर देंगे। तो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना है कि जो आपकी वेबसाइट है वो एक ही URL पे, किसी भी एक URL पे रीडायरेक्ट हो हर बार। अब बात करते हैं वेबसाइट की स्पीड की, क्योंकि वेबसाइट की स्पीड बहुत ज़्यादा मैटर करती है। लोड टाइम कितना है, बाउंस टाइम क्या है, लोड टाइम क्या है, वो मैटर करता है। दोस्तों आपका कंटेंट किस तरीके का है, आपने किस तरीके की इमेजेस यूज़ की हैं, आपने क्या स्लाइड शो यूज़ किया है, उनका इमेजेस का साइज़ क्या है, वीडियो कौन सी यूज़ की है, क्योंकि जब आपका वेब पेज कोई भी ओपन करते हो तो उसको एक टाइम लगता है ओपन होने में, उसको कहते हैं लोड टाइम। तो वो बहुत कम होना चाहिए, वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो ज़्यादा होगा तो बाउंस रेट बढ़ जाएगा, क्योंकि कस्टमर या व्यूअर जो ऑडियंस है वो आपकी इरिटेट हो जाएगी और वो आपकी वेबसाइट को छोड़ देगी। अगर गूगल में मैं सर्च करके आता हूँ कोई भी वेबसाइट को, आपकी वेबसाइट पर मैं क्लिक करता हूँ तो देखता हूँ कि वहाँ पर बहुत सारी इमेजेस हैं जो खुलने में टाइम ले रही हैं, तो मैं वहाँ पर नहीं रुकूंगा, क्योंकि वहाँ पर मैं इरिटेट हो जाऊँगा।
तो मुझे अपने तरीके से सोचना है कि मैं कहाँ इरिटेट हो रहा हूँ, कि मैं भी तो एक ऑडियंस हूँ ना, तो मुझे वो अपने अकॉर्डिंग काम करना है, ऑडियंस के अकॉर्डिंग काम करना है कि मैं कहाँ इरिटेट होऊंगा। तो बाउंस रेट को बहुत कम रखना है और कोशिश हो सके कि हम कम से कम इमेजेस यूज़ करें, कम से कम वीडियो यूज़ करें। स्लाइड शो अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो बहुत कम साइज़ का होना चाहिए, कंटेंट ज़्यादा इरिटेटिंग लंबा नहीं होना चाहिए, और पेज पे ज़्यादा हॉच पॉच मतलब ज़्यादा कंजस्टेड नहीं होना चाहिए। वेब पेज को बहुत लिमिटेड होना चाहिए सारी चीज़ें, और ज़्यादा हम टेक्स्ट का यूज़ करें ताकि आपका जो लोड टाइम हो वो डिक्रीज़ हो सके और वेबसाइट आपकी फास्ट ओपन हो सके। इससे आपकी बाउंस रेट कम होगा, और जिस वेबसाइट का लोड टाइम जितना कम होगा गूगल उसको उतना ही ज़्यादा प्रीफरेंस देता है। और बाउंस टाइम जब आपका इंक्रीज़ हो जाता है तो गूगल आपका प्रीफरेंस कम कर देता है और आपकी रैंकिंग डाउन कर देता है। दोस्तों अब बात करते हैं लिंक की। एक्सटर्नल लिंक क्या होता है और इंटरनल लिंक क्या होता है। एक्सटर्नल लिंक वो होता है जब हम अपनी वेबसाइट के थ्रू किसी बटन पर या किसी टेक्स्ट पर लिंक पर क्लिक करवा के दूसरी वेबसाइट पर ले जाते हैं। जैसे हमने अपनी वेबसाइट में सोशल मीडिया लिंक डाल रखे हैं, नीचे फेसबुक पे क्लिक करोगे तो आप फेसबुक पे पहुंच जाओगे, तो हमारी वेबसाइट से जो रीडायरेक्ट होकर दूसरी वेबसाइट पे जा रहा है उसको बोलेंगे एक्सटर्नल लिंक। और इंटरनल लिंक उसको बोलेंगे जैसे हमारी वेबसाइट पे उसने क्लिक किया किसी कंटेंट पे और वो हमारी वेबसाइट पे हमारे यूआरएल पे ही रहा, हमारे डोमेन पे ही रहा। जैसे सपोज़ मैंने उसको क्लिक करने को कहा अबाउट अस पे कि हमारे बारे में पढ़ो, तो उसने क्लिक किया अबाउट अस पे, तो वो हमारे वेबसाइट पे हमारे यूआरएल पे ही रहा, तो इसको बोलते हैं इंटरनल लिंक। अब इसका क्या रेशो होना चाहिए, तो सर्च इंजन के अकॉर्डिंग दोस्तों इसका एक रेशो फिक्स है जो मिनिमम आपको इतना रखना चाहिए। इंटरनल लिंक कम से कम आपको 20 इंटरनल लिंक्स अपनी वेबसाइट पे क्रिएट करना चाहिए, और एक्सटर्नल लिंक मिनिमम 5 तो एक्सटर्नल लिंक आपकी वेबसाइट पे होने ही चाहिए। और दोस्तों एक लिंक और आता है जिसको बोलते हैं ब्रोकन लिंक, जो आपका लिंक आपने डाला लेकिन उस पर कुछ ओपन नहीं होता, उसको बोलते हैं ब्रोकन लिंक। ऐसे लिंक की जो परसेंटेज है दोस्तों वो 0 होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे लिंक होंगे तो गूगल आपकी वेबसाइट को डाउन कर देगा और आपकी रैंकिंग को डाउन कर देगा। दोस्तों वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक ऐसी वेबसाइट बता देता हूं जहां आप अपनी वेबसाइट का W3 एनालिसिस कर सकते हो और बहुत अच्छे से ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हो। आप वहाँ पर जाके देखोगे तो वो कुछ ना कुछ एरर या कुछ ना कुछ आपके कॉन्फ़िगरेशन इंप्रूव करने के लिए बताएगा। तो जब हम ऑन पेज एसईओ कर रहे हैं अपनी वेबसाइट को रैंक लाने के लिए, तो हम कोई भी पार्ट क्यों छोड़ें, अगर हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं तो हमें इम्प्रूव करना चाहिए। तो दोस्तों हमें अपनी वेबसाइट का वैलिडेशन करना चाहिए और उसको और इम्प्रूव करना चाहिए। ये सारे पार्ट जब हो जाते हैं तो हमें खोलनी है validation.w3.org। इस वेबसाइट पे आप अपनी वेबसाइट का URL डालोगे और जब इसको चेक करोगे तो ये आपका एक अच्छा वैलिडेशन करके दे देगा। तो वहाँ जो एरर शो करेगा आप उसको इम्प्रूव करो। ये W3 वैलिडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनली आप इसको बिल्कुल लास्ट स्टेज में जाकर करो जब आप SEO कंप्लीट कर चुके हो, ताकि जो एक भी अगर पॉइंट आपका छूटा है उसको आप इम्प्रूव कर सको। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।